तो केंद्र की मोदी सरकार ने सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन आखिरकार जारी कर दिया और इसके तहत 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सीए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्म के लोगों को नागरिकता देने के प्रावधान है और इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। शाम से ही एक तरह से माहौल बन रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पूरे देश की निगाहें टीवी स्क्रीन पर जुट गईं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या ऐलान करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद यह खबर आई कि वो खुद संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन कभी भी हो सकता है और पूर्व में क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस तरह के बड़े संबोधन, बड़े फैसलों को संबोधित करके ही सुनाया है, तो आज भी ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री कहीं कोई चुनाव से पहले कोई बड़ी बात कहते हुए नजर ना आए। फिर धीरे धीरे खबर छटने में आई और जी बिजनेस, जी मीडिया सबसे पहले हमने आपको एनालिसिस करके दिखाया कि संभवतः सीएए पर कोई बड़ा फैसला आज हो सकता है और संभवतः उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब बात ये थी कि ये सिर्फ जारी कर दिया जाएगा या प्रधानमंत्री अपने संबोधन के साथ इसे जारी करेंगे, तो इस पर कई देर तक जो है वो ऊहापोह की स्थिति बनी रही और फिर बाद में ये क्लियर हुआ कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कोई संबोधन नहीं देने वाले हैं, लेकिन ये बहुप्रतीक्षित जो बिल था जो संसद से पारित हो चुका था, नोटिफाई नहीं हुआ था, अब जाके इसका नोटिफिकेशन आ गया है। और गृह मंत्री अमित शाह कई बार अपनी सभाओं में कहते आए थे कि सीए आने वाला है, चुनाव से पहले आएगा, लेकिन समय ये तय नहीं था। आज इसकी अचानक से घोषणा होती है और इस तरह से पूरे देश में सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया गया है। हालांकि इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सबसे पहला बयान आया पश्चिम बंगाल से, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आई कि यहां पर हम सीए लागू नहीं होने देंगे। बहरहाल इसमें पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा बारीकियों को एक बार फिर से समझ लेते हैं और इसके आगे पीछे के फैक्ट्स का थोड़ा सा विश्लेषण, एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ हैं विराग गुप्ता जी, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रावधान क्या है सीएए में ये तो हम सभी को मालूम है, लेकिन अब टेक्निकली क्या कुछ बदलने जा रहा है? विराग जी, आपका पहला एनालिसिस सीएए के लागू होने के बाद। देखिए, सीए कानून संसद में बहुत पहले बन गया था और उसके तहत आज नियम बनाए गए हैं और नियम जिस तारीख से नोटिफाई किए गए उसी तारीख से अब उस कानून को लागू कर दिया जाएगा। पूरी तरह से संविधान सम्मत है, कहीं कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और ये केंद्र सरकार का अधिकार है। जो संविधान के पार्ट 2 में जो प्रोविजंस दिए गए, संसद को कानून बनाने का इस बारे में अधिकार है और 7th शेड्यूल में भी अधिकार है। राज्यों को केंद्र सरकार के ऐसे किसी भी कानून का पालन करना पड़ेगा, यह उनकी संवैधानिक बाध्यता है। दिक्कतें 2 वजहों से हो रही हैं। पहली दिक्कत ये हो रही है कि एनआरसी के साथ सीए को मिक्स करने से दिक्कत हो रही है, क्योंकि एनआरसी के बारे में सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है कि एनआरसी को कैसे लागू किया जाएगा, स्पेशली आसाम जैसे सीमावर्ती राज्यों में, क्योंकि भारत में 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई है। और डॉक्यूमेंटेशन के हालात ये हैं कि आधार कार्ड को भी या पैन कार्ड को भी आज अधिकृत तौर पर एड्रेस का प्रूफ या आइडेंटिटी का प्रूफ माना जाए, इस बारे में स्पष्टता नहीं है। तो पहली दिक्कत एनआरसी के साथ है। दूसरी दिक्कत इस बारे में है कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ये पहले से ही अधिकार हासिल था सरकारों के पास, उसमें उन्होंने ड्यूरेशन कम कर दिया, 11 साल की बजाय मिनिमम उन्होंने 6 साल के भीतर कर दिया कि वो किसी को भी नागरिकता दे सकते हैं, क्योंकि नागरिकता लेना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। नागरिकता देने के लिए सरकार के पास नियम हैं और आज भी दूसरे धर्मों के लोगों को नागरिकता मिल सकती है, इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। 3 जो पड़ोसी देशों की बात की गई है, वहाँ पर वहाँ की जनगणना से साफ है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुकूल है।
लेकिन जब इस तरह के विषयों पर राजनीतिक नज़रिए से बहस होती है तो उससे फिर ये लगता है कि ये इसका मकसद सियासी है और इसमें कोई बहुत ज़मीनी तौर पे बदलाव आने वाला नहीं है, ना ही अच्छा ना ही खराब। अच्छा सर, ये तो आपने इसकी टेक्निकलिटी में गए। हालांकि गवर्नमेंट ने भी ये क्लैरिफाई किया है कई मर्तबा कि CAA इज़ नॉट लिंक टू NRC। NRC अलग है, CAA अलग है। लेकिन उसके बावजूद आज जो मैं सिर्फ टेक्निकल पक्ष की मैं बात कर रहा हूँ। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया कि साहब हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे। तो वहाँ पर किसी को नागरिकता देने का, अगर जैसा सरकार कहती है साहब ये नागरिकता देने का कानून है, ये किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, तो फिर ये जब सियासी बयानबाजी इस तरह की होती है कि साहब हम नहीं लागू होने देंगे, तो क्या वाकई में अंदर खाने कहीं किसी की नागरिकता छीनने का कोई डर है विराग जी? CAA से नागरिकता तो छीनने का वो है ही नहीं है। उसमें तो सिर्फ नागरिकता देने के बारे में कानून है, और नागरिकता देने के बारे में चूंकि जो संघीय व्यवस्था है, देश का जो कानून है उसका पालन राज्यों के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से होता है। तो अब अगर किसी ने ऑनलाइन अप्लाई किया है, उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट राज्य के माध्यम से जाएगी और केंद्र सरकार के माध्यम से ही फाइनली, क्योंकि जो नागरिकता का जो अधिकार है वो 7वीं अनुसूची के अनुसार वो केंद्र सरकार का विषय है। नागरिकता के बारे में राज्यों का कोई भी से नहीं है। और संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत अगर देखें तो राज्यों को इस तरह के मामलों में केंद्र सरकार के नियम कानून को पालन करना उनका ज़रूरी है। और वो ये बोल सकते हैं कि 10 लोगों को नागरिकता दी जा रही है तो बाकी 10 लोगों को नागरिकता दी जाए। वो अन्य लोगों की नागरिकता का मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को नागरिकता दी जा रही है उनकी राह में अड़चन नहीं पैदा कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल 2-3 हैं इन चीज़ों को लागू करने पर भी, कि नागरिकता स्वतः नहीं मिल जाएगी। आज मैं भी रूल्स जो पढ़ रहा था, लगभग 39 पेज के रूल्स हैं, जिनमें रूल्स के साथ साथ अनेक तरह के फॉर्मेट हैं, और उन फॉर्मेट में 3 देशों के नाम और 6 धर्मों का पूरा जिक्र है। तो उसमें भी बहुत सारे डिक्लेरेशंस हैं, बहुत सारी जांच होंगी, बहुत सारे वेरिफिकेशंस होंगे। और कल के दिन छद्मवेश में अगर पड़ोसी देशों से जासूस आके भारत में रह रहे हैं तो ऐसा ना हो कि इस कानून के दायरे में गलत लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि इस कानून को बनने के बाद ऑटोमेटिक लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। सारी छानबीन होगी, सारी जांच होगी, और जिसमें कानून के अनुसार राज्यों को जरूरी सहयोग देने की संवैधानिक बाध्यता है। एब्सोल्युटली। मेरा आखिरी सवाल, चैलेंजेस किस तरह, आपने चैलेंजेस का कुछ जिक्र तो ज़रूर किया है, लेकिन ये होल प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन की गई है और इसमें आपको ऑनलाइन पहले आवेदन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जैसा कि बिल कहता है कि साहब हम किसी से कागज़ नहीं मांगेंगे भारतीय नागरिकता देने की, लेकिन ये ज़रूर बताना होगा कि साहब वो जेन्युइनली इन तीनों देशों में रह रहे थे और वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, मुस्लिम समुदाय को छोड़कर। तो ये कैसे वो प्रूव करेंगे ऑनलाइन माध्यम से? कुछ कागज़ वागज़ तो वहाँ भी दिखाने पड़ेंगे सर? नहीं, निश्चित तौर पर जब ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि कोई कागज़ की फॉर्मेलिटी नहीं होगी, सारे कागज़ दिखाने पड़ेंगे। और इसमें 3 तरह की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती ये है कि विदेश से जो लोग, 3 देशों से लोग आ रहे हैं और उनके पास अगर कागजात नहीं हैं और वो अपना कोई भी नया नाम से अगर अपना उन्होंने कागज़ बना लिया है तो विदेशों से उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट कैसे आएगी, वो शरणार्थी किस तरीके से हैं, कितने सालों से रह रहे हैं, ये पहला सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि उनके जो भारत में रहने वाले अभी तक के जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों का जो विवरण था और जो नया जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा है। ये दूसरा बड़ा एक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो सवाल है कि इसमें अगर राज्य सरकारों की तरफ से सही रिपोर्ट नहीं आई, गलत रिपोर्ट आई, और या फिर रिपोर्ट आने में विलंब हुआ, तो फिर क्योंकि बहुत सारे हजारों लाखों लोगों की नागरिकता का मुद्दा कई दशकों से अटका हुआ है और इस कानून का मकसद उन लोगों को सहूलियत देना है। इस कानून का मकसद एक रिलीजियस, एक धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा करना नहीं है।
नागरिकता के मुद्दे पर जो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी नीति रहती है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के इस विषय पर हम मानवाधिकारों के अनुसार काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार, ये एक विषय है। हम प्रताड़ित लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, दूसरा विषय है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर केंद्र या राज्य सरकार सियासत नहीं करें, ये सबसे जरूरी बात है जिसके ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात बोली, मार्की की बात कही कि अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल से संबंधित इतना महत्वपूर्ण बिल है तो इस पर किसी तरह की सियासत ना हो, हम यही अपेक्षा करेंगे। फिलहाल सीए पर गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन, फटाफट से आपको इसका एक ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए, भारत या तो भारतीय या भारत में रहने वाले अथवा विवाहित होकर रह रहे लोगों को आवेदन करने की इसमें बात कही गई है। अगर बाहर से आए हैं तो जिन तीन देशों की बात है। इसके बाद ज़िला स्तर पर एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएंगी, उनको आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन देनी होगी आपको और साथ ही साथ में उसमें डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन में क्या क्या है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन इन आवेदनों की बाकायदा स्क्रूटनी होगी। जो एम्पावर्ड कमेटी होगी वो बाकायदा स्क्रूटनी करेगी इनकी, और आपको जो आवेदन में देना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा, वो ये कि भारतीय नागरिक होने का दावा करने अगर आप चाहते हैं तो सत्यापित दावा करने वाले लोगों को सत्यापित हार्ड कॉपी में मतलब अपना डिक्लेरेशन देकर एक सत्यापित हार्ड कॉपी में देना ये अनिवार्य होगा। इसके अलावा किस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं इसका भी आपको साक्ष्य देना होगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी कहाँ से? अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। कौन सी? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस। और इसके बाद आपको ये कुल मिला के अगर हम समझाएं आपको तो 31/12/2014 आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ये इस्टेब्लिश करने चाहिए कि आपने भारत में 31/12/2014 के दिन या उससे पहले एंटर किया है, तो तभी आप इस कैटेगरी में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी, और हमारा पोल भी आ चुका है, विराग जी ने अच्छे से समझाया। विराग जी कुछ कहना चाह रहे, महत्वपूर्ण बात जो छूट गई हो सर? जी, एक जरूरी बात है, संसदीय समिति की एक रिपोर्ट है और सरकार ने भी इस बात को माना है कि कानून बनने के बाद उसके नियम लागू होने में, बनाने में ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। हम ये बढ़ती प्रवृत्ति देख रहे हैं कई सारे मामलों में, सिर्फ इस मामले में नहीं। जो डेटा प्रोटेक्शन का कानून है उस कानून के बारे में भी नियम अभी तक नहीं लागू किए गए। आईपीसी सीआरपीसी को नोटिफाई करने की तारीख 1 जुलाई आ गई है, पर उसके भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो ये कानून, जो सीए कानून, बहुत पहले संसद ने और राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी, और इतने साल के विलंब के बाद जो नियम बनाए जा रहे हैं, तो ये संसदीय, स्वस्थ संसदीय परंपराओं का कहीं ना कहीं से अवहेलना है। कानून बनाते समय ही उसमें इतना विमर्श होना चाहिए जिसके बाद नियम तुरंत लागू हो, अन्यथा कानून का जो मकसद है वो खत्म हो जाता है। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के हिसाब से बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है जो विराग जी ने कही है कि बहुत सारे बिल पहले पारित कर लिए जाते हैं, कोई ऐसा उनको नोटिफाई करने में कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन एक लंबा समय जो इनको नोटिफाई होने में, नोटिफिकेशन आने में लगता है, उससे ये सवाल तो खड़े होते हैं कि इनको अगर इतना महत्व के ये विषय हैं तो उनको तुरंत ही उनके पारित होने के बाद, संसद से पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इनको नोटिफाई क्यों नहीं किया जाता। विराग जी ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का जिक्र किया, हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसके नियम कानून बन जाएं, नियम कानून बन के उनको नोटिफाई कीजिए ताकि लोग उसका लाभ ले सकें। लेकिन ये लेट लतीफ़ी ये बताती है कि आपके इंटेंशन जो भी हो, लेकिन राजनीतिक पक्ष विपक्ष जब इसमें जुड़ जाते हैं तो फिर हर कोई सियासी दल अपने नफ़े नुकसान खोजने लग जाता है, और यहीं पर लोकतंत्र में सवाल उठने का मौका दे देते हैं राजनेता हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी इस पर बातचीत करने के लिए और अपनी टिप्पणियां देने के लिए। धन्यवाद।